A multi-billion-dollar duel is underway to be the front door of the internet. The race starts today. मैं श्योर हूं कि आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर के नए रूप माइक्रोसॉफ्ट एज के बारे में तो पता ही होगा, बट क्या आपको ये पता है कि एज एक्चुअली में गूगल ने बनाया है? मैं बताता हूं कैसे। पूरे के पूरे एज को क्रोमियम पे बनाया गया है, जो कि ओपन सोर्स वर्जन है क्रोम का। जब गूगल ने क्रोमियम को रिलीज किया तब वो लोग मेनली छोटे डेवलपर्स को हेल्प करना चाहते थे और ओपन सोर्स कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन पता नहीं क्यों उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर ने उसका यूज करना शुरू कर दिया है। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई टेम्पररी सोल्यूशन हो। इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट ने तो ऑलरेडी गूगल के साथ compete करने का ट्राई किया है। उन लोग के पास तो ऑफकोर्स इंटरनेट एक्सप्लोरर तो था ही, लेकिन उनके माइक्रोसॉफ्ट एज का ओरिजिनल वर्जन भी माइक्रोसॉफ्ट के एक प्रोप्राइटरी इंजन एज HTML पे बना है और चक्रा जावास्क्रिप्ट इंजन पर बना है। लेकिन एज का ये वर्जन इतना बुरा था और लोगों ने इसे मार्केट प्लेस में इतना डिस्ट्रॉय कर लिया था कि माइक्रोसॉफ्ट ने हार मान ली और उन्होंने फाइनली अनाउंस कर लिया कि वो लोग भी क्रोम का यूज करना शुरू करेंगे। उसके बाद से तो माइक्रोसॉफ्ट ने एज के ओरिजिनल वर्जन को तो डिसकंटिन्यू भी कर दिया है और उस बात को भी 2-3 साल हो चुके हैं। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर इंजन स्पेस में फिर से एंट्री मारने वाला है। लेकिन ये ब्राउजर की स्पेस अकेली नहीं है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने हार मानी है, उन्होंने तो बैकएंड की चीजों में भी हार मान ली है। 2015 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज को छोड़ दिया और लिनक्स को यूज करना शुरू किया अपने बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। उसके बाद से तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना खुद का भी एक लिनक्स का वर्जन लॉन्च किया है। अब भले ही ये 2 चीजें सबसे पॉपुलर चीजें हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने हार मान ली है, मगर इसके अलावा भी कई सारी और भी चीजें हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने हार मान ली, जैसे कि स्मार्टफोन की कैटेगरी, म्यूजिक स्ट्रीमिंग की कैटेगरी, विंडोज 8, स्मार्ट असिस्टेंट की कैटेगरी और अभी तो इवन AI की भी कैटेगरी। अपने खुद के चैट GPT के वर्जन को यूज करने के बजाय माइक्रोसॉफ्ट ने ये डिसाइड किया है कि वो लोग शुरुआत से ही चैट GPT को ही यूज करेंगे। अब क्लियरली हमें देखने को मिलता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले 10 सालों में काफी सारी चीजों में हार मानी है और पीछे हट चुके हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये माइक्रोसॉफ्ट की इतनी बड़ी मोनोपोली का अंत है? क्या आगे जाकर माइक्रोसॉफ्ट अगली सिस्को या फिर इंटेल बन जाएगी? इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिक में बहुत हार मान रही है, लेकिन अंदर ही अंदर में वो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक कंपनी है। मैं बताता हूँ क्यों। अब भले ही स्टार्टिंग में देखने से माइक्रोसॉफ्ट का बिहेवियर बहुत कमजोरी वाला और डरपोक लगता है, लेकिन एक्चुअली में तो वो लोग सारे सही डिसीजंस ले रहे हैं। बात यह है कि पिछले 20-30 सालों में कंपनीज का माइंडसेट ऐसे बन गया है कि उनको हमारी जिंदगी के हर चीज में इन्वॉल्व रहना चाहिए। आपको अगर जल्दी उठना है तो आप अपने एप्पल आईफोन में एप्पल का अलार्म यूज करो। आपको एक्सरसाइज करनी है तो आपको अपने वर्कआउट को ट्रैक करने के लिए एप्पल वॉच का यूज करना चाहिए, और वर्कआउट के टाइम पे मोटिवेशन के लिए एप्पल एयरपॉड्स का। दोस्तों को मैसेज करना है, iMessage का यूज करो। फैमिली को वीडियो कॉल करना है, FaceTime का यूज करो। और अगर सिर्फ सोना भी है तो भाई अपनी स्लीप ट्रैक करने के लिए भी एप्पल वॉच का ही यूज करो। और ये ट्रेंड हमें सिर्फ फ्रंट एंड में ही नहीं दिख रहा है, इन कंपनीज को पूरा बैक एंड प्रोसेस भी कंट्रोल करना है। अगर आप एक सर्विस बिल्ड कर रहे हो तो आपको यूज करने चाहिए गूगल के सर्वर्स, गूगल के कंप्यूट इंजिन्स, गूगल के वर्चुअल मशीन्स, गूगल के क्लाउड फंक्शंस, गूगल के डेटाबेसेस, गूगल के क्लाउड एंटिटीज, गूगल के ही VPC नेटवर्क्स, और ये सब कुछ गूगल फाइबर इंटरनेट के थ्रू ही जाना चाहिए। इसका मतलब अगर आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस का टेक्नोलॉजी से सिर्फ थोड़ा भी लेना देना है तो ये सारी कंपनीज को इसका हिस्सा चाहिए। और ऑनेस्टली आप उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते हो। इन कंपनीज को लगातार ग्रो करते आना है, तो इसलिए वो लोग हर इंडस्ट्री में घुस रहे हैं जिसके बारे में आप सोच सकते हो, सेमीकंडक्टर डिजाइन से लेकर AC कंट्रोलर्स तक भी। लेकिन आयरॉनिक बात यह है कि एक्चुअली में भी हमेशा ग्रो करने के लिए अकेला सब कुछ करना सोल्यूशन नहीं है। एक्चुअल सोल्यूशन है कोलैबोरेशन, और एग्जैक्टली यही चीज है जिसका एहसास माइक्रोसॉफ्ट को हो चुका है। देखो बात यह है कि कुछ ही टाइम पहले माइक्रोसॉफ्ट का भी ऐसा माइंडसेट था कि उन्हें सब चीजों पर राज करना है। ईयर 2000 तक आते आते उनके 2 प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे, जो कि थे विंडोज और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इन प्रोडक्ट्स ने सिर्फ कंप्यूटर स्पेस या फिर टेक इंडस्ट्री को नहीं बदला है, बल्कि इन प्रोडक्ट्स ने तो पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट को बहुत बड़ा अहंकार आ गया। उन्हें ऐसे लग रहा था कि वो लोग कोई भी इंडस्ट्री में जीत सकते हैं और उस पर राज कर सकते हैं। और एक हद तक तो ये लोग सही ही बोल रहे थे। वो लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे बुरे प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते थे और सिर्फ अपनी इन्फ्लुएंस और कंट्रोल की वजह से 95% मार्केट को कंट्रोल कर सकते थे। ये जो इनकी महानता की नकली फीलिंग थी, इस वजह से वो लोग और भी बहुत सारे स्पेसेस में घुस गए, जैसे कि ईमेल, सर्च, मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, गेमिंग,
गेमिंग, म्यूजिक और पता नहीं क्या क्या। मगर बाद में जाकर माइक्रोसॉफ्ट ऐसे सिचुएशन में आ गई जहां पर उनका प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा था। वो लोग कई सारी चीजें तो ट्राई किए जा रहे थे लेकिन कुछ भी नहीं काम कर रहा था, और जो चीजें उनके लिए पहले काम कर चुकी थी वो भी बर्बाद होती जा रही थी। क्रोम इंटरनेट एक्सप्लोरर को डिस्ट्रॉय कर रहा था, जीमेल हॉटमेल को हरा रहा था, आईपॉड जून को शर्मिंदा कर रहा था, प्लेस्टेशन एक्सबॉक्स को खत्म कर रहा था, और MSN मैसेंजर वो तो पूरा का पूरा बंद हो रहा था। इतिहास में पहली बार माइक्रोसॉफ्ट को लग रहा था कि लोगों को उनके न्यू प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, बट हो सकता है कि वो सिर्फ बैड लक था, तो इसीलिए वो आगे पुश करते गए। उन्होंने स्काइप को खरीदा, बिंग को लॉन्च किया, और उन लोगों ने स्मार्टफोन स्पेस में भी एंट्री ली। लेकिन फिर से एक और बार वो लोग बुरी तरह से हार गए। उनके शेयर 17 सालों तक नहीं बढ़े थे, और उनका CEO भले ही एक अच्छा बंदा था लेकिन वो एक मीम भी था और उसे शेयर होल्डर्स बिल्कुल भी नहीं पसंद करते थे। ऊपर से माइक्रोसॉफ्ट का पब्लिक सेंटिमेंट भी बहुत बुरा चल रहा था। माइक्रोसॉफ्ट को बहुत बुरी तरह से एक बदलाव की जरूरत थी, और तब एंट्री होती है सत्या नाडेला की। अगर आपको पूछा जाता कि आपको माइक्रोसॉफ्ट का CEO बनना है या फिर नहीं, तो आप क्या जवाब देते? जिन लोगों को ये जॉब चाहिए वो लोग तो अपनी जी जान लगा देते इसे पाने के लिए। इनफैक्ट जो लोगों को जॉब नहीं चाहिए वो लोग भी अपने आप को बेचने के लिए पूरी जान लगा देते हैं। आखिर ये भी तो है कि ये जॉब को सिर्फ 60 दिन करने के बाद ही आपके पास इतना पैसा आएगा कि आप लाइफ के लिए सेट हो जाओगे। लेकिन सत्या ने तो बोर्ड को कन्विंस करने की भी कोशिश नहीं की कि उन्हें CEO बनना है। जब उन्होंने सत्या से पूछा कि उन्हें CEO बनना है या फिर नहीं, तो सत्या ने रिप्लाई किया कि अगर आपको चाहिए तो ही। ज्यादातर कंपनीज के बोर्ड्स को ऐसे लगता कि देखो ये कितना अनमोटिवेटेड बंदा है, और वो किसी और बंदे के पास जाते हैं। लेकिन किस वजह से सत्या को ये जॉब मिल गई और उन्होंने जाकर इस हम्बल मेंटालिटी को पूरे माइक्रोसॉफ्ट में जाकर फैलाया। उनका पहला काम था बेकार चीजों को बंद कर देना। उन्होंने कई दर्जन सेक्टर्स को बंद कर दिया, जैसे कि उनका स्मार्टफोन्स का बिजनेस। उन्होंने एक बहुत बेकार OS विंडोज 8 को भी रिप्लेस किया, और उन्होंने इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट एज से रिप्लेस किया। मगर ये सब तो सिर्फ उन्होंने कंज्यूमर साइड पर लॉसेस को घटाने के लिए किया था, लेकिन असलियत में उन्हें कंज्यूमर साइड पर फोकस ही नहीं करना था। असलियत तो ये थी कि गूगल, फेसबुक, एप्पल और अमेजॉन ने इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया था इस मार्केट में, और माइक्रोसॉफ्ट के बजाय लोग इन कंपनीज को एक्चुअली में उस टाइम पर पसंद करते थे। तो सत्या ने कंज्यूमर्स को माइक्रोसॉफ्ट से एक ब्रेक देने का डिसाइड किया। उन्होंने बेसिकली यूजर्स के लिए विंडोज और ऑफिस को फ्री बना दिया और उनके रास्ते से हट गए। इसी बीच सत्या ने किसी और ग्रोइंग मार्केट पर अटैक करने का सोचा, और वो था क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। उस टाइम पर बेसिकली AWS मार्केट में अकेला प्लेयर था जिसे Amazon ओन करता था, और भले ही वो लोग काफी बढ़िया थे लेकिन वो आईफोन्स के जितने महंगे भी थे। तो सत्या ने अपना फोकस बजट क्लाउड मार्केट पर लगाने का सोचा, और आज के समय में माइक्रोसॉफ्ट के Azure ने AWS को कॉस्ट के मामले में बुरी तरह से पिछाड़ दिया है। इनफैक्ट Azure तो AWS के कंपैरिजन में 5 गुना तक सस्ता है। सत्या ने माइक्रोसॉफ्ट के गर्व को साइड में रखा और लिनक्स ऑप्शंस भी देना शुरू किया, क्योंकि इंटरप्राइज कस्टमर्स को ये चाहिए था। काफी सारी कंपनीज के लिए तो ये एक ऐसा ऑफर था जिससे कि वो लोग मना कर ही नहीं पाए। एक रेप्यूटेबल कंपनी का क्लाउड प्लेटफॉर्म जिसमें लिनक्स चलता है और जो कि AWS से काफी गुना सस्ता भी है, ये तो एक काफी ऑब्वियस चॉइस थी। मगर क्लाउड तो बस एक शुरुआत थी। सत्या बहुत डटे हुए थे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स को कंपनीज के नीड्स के लिए बनाने में। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट का लिंक्डइन का एक्विजिशन। लिंक्डइन आजकल रिक्रूटर्स के लिए और हायरिंग मैनेजर्स के लिए एक ऑब्वियस जगह बन चुकी है। सत्या ने स्काइप को डिच करके एक नया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशन भी बनाया जो कि सिर्फ एंटरप्राइजेस के लिए था, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। और आज तो देखने से ऐसे लग रहा है कि टीम्स जूम को भी ओवरटेक कर देगा। आज के जमाने में माइक्रोसॉफ्ट एक कंज्यूमर बिजनेस नहीं है। इनफैक्ट कंज्यूमर से आने वाली कमाई तो इनके टोटल कमाई का सबसे छोटा हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल पिछले क्वार्टर माइक्रोसॉफ्ट ने $16.5 बिलियन कमाए प्रोडक्टिविटी और बिजनेस प्रोसेसेस से, $20.3 बिलियन कमाए इंटेलिजेंट क्लाउड से, और सिर्फ $13.3 बिलियन कमाए पर्सनल कंप्यूटिंग से। और इसमें उनका ऑलमोस्ट सब कुछ इंक्लूडेड है, जैसे कि विंडोज, बिंग, सर्फेस टैबलेट्स और एक्सबॉक्स भी। दूसरे शब्दों में बोले तो माइक्रोसॉफ्ट अपना पूरा कंज्यूमर बिजनेस बंद भी कर देती है तो भी वो $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा की कंपनी रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट हार मान के कंज्यूमर स्पेस को छोड़ रही है। इनफैक्ट इसका तो एकदम ऑपोजिट हो रहा है। अब क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंज्यूमर्स के रेवेन्यू पर निर्भर नहीं है, वो लोग तो उल्टा कंज्यूमर स्पेस में और भी जोर से अटैक कर सकते हैं। लेकिन अब डिफरेंस ये है कि माइक्रोसॉफ्ट अपने पुराने स्ट्रैटेजी का यूज नहीं कर सकती है। अगर वो ऐसा करती है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उस पोजीशन पर आने में जहां पर वो लोग 10 साल पहले थे। देखो एक्चुअल सॉल्यूशन ये नहीं है कि आईफोन या फिर क्रोम या फिर फेसबुक के सक्सेस को कॉपी करना। असली सॉल्यूशन है इन सब चीजों के ऊपर बिल्ड करना और इन्हें बेहतर बनाना। इनफैक्ट आप
आप तो ये कह सकते हो कि अपने में भी ये प्रोडक्ट्स इसी वजह से सक्सेसफुल हुए थे। आईफोन ने सेल फोन्स को बेटर बनाया, क्रोम ने ब्राउजर्स को बेटर बनाया और फेसबुक ने सोशल मीडिया को बेटर बनाया। जो कंपनीज हर इंडस्ट्री में एक्सपांड करना चाहती है उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि वो लोग एक्चुअली में उस इंडस्ट्री को बेटर बना रहे हो। ज़्यून ने बिल्कुल भी MP3 प्लेयर्स को बेटर नहीं बनाया था और विंडोज फोन ने स्मार्टफोन्स को बेटर नहीं बनाया था। ये प्रोडक्ट्स सिंपली अल्टरनेटिव्स हैं जिनके बारे में कंपनीज ने अज्यूम किया कि लोग बस इन्हें इसीलिए खरीद लेंगे क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर ब्रांड या फिर इकोसिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। ये चीज तो लिटरली इसकी डेफिनेशन है जो कि आजकल के जमाने में गूगल और एप्पल करना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट ने खोज निकाला, ये स्ट्रैटेजी हमेशा के लिए काम नहीं करती है और इसीलिए वो लोग सेम गलतियों को दोबारा नहीं दोहरा रहे हैं। एक और ब्राउजर बना के और डेवलपर्स और यूजर्स को स्विच करने के लिए कन्विंस करने के बजाय माइक्रोसॉफ्ट ने क्रोम को एड्रेस किया और उसके पेन पॉइंट्स का सोल्यूशन निकाला। उन्होंने इस ब्राउजर को ज्यादा एफिशिएंट बनाया और उसके रैम के यूसेज को घटाया। जैसा कि आप देख सकते हो, 60 टैब्स ओपन करने के बाद क्रोम 3.7 GB का रैम लेता है, फायरफॉक्स 3.9 GB का रैम लेता है, लेकिन एज के मामले में वो सिर्फ 2.9 GB का रैम लेता है। माइक्रोसॉफ्ट लोगों को जबरदस्ती बिंग यूज करवाने की भी कोशिश नहीं कर रही है। आप लिटरली 7 सेकंड के अंदर अपने डिफॉल्ट सर्च इंजन को गूगल पर स्विच कर सकते हो और आपको तो लिटरली उसके साथ क्रोम वेब स्टोर की भी पावर मिलती है, जहां पर आपको माइक्रोसॉफ्ट के क्लासिक प्रोडक्ट्स की पावर खोने की जरूरत नहीं है, जैसे कि ऑफिस स्वीट और आउटलुक। तो आपको दोनों इकोसिस्टम्स की बेस्ट चीज यूज करने को मिल रही है और माइक्रोसॉफ्ट बिंग के मामले में भी सेम ही अप्रोच यूज कर रही है। लोगों को जबरदस्ती कॉर्टाना यूज करवाने के बजाय उन लोगों ने उस चीज के साथ पार्टनरशिप की जो कि ऑलरेडी काम कर रही है, जो कि है चैट GPT। और देखने से तो ये लग रहा है कि लोग बहुत टाइम के बाद ही माइक्रोसॉफ्ट के एक प्रोडक्ट लॉन्च के लिए एक्साइटेड हैं। उनके नए बिंग में लिटरली सिर्फ 48 घंटों में उन्हें 10 लाख लोग वेटिंग लिस्ट में मिल चुके थे और ये कुछ ही समय की बात है कि हमें इन कोलैबोरेशंस का असर प्रॉफिट मार्जिन पर भी दिखेगा। 2021 के एंड में माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल को ओवरटेक कर दिया और वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। लेकिन आपने शायद से उस न्यूज के बारे में नहीं सुना होगा क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ पर्टिकुलरली कूल नहीं किया था। तो अब नए माइक्रोसॉफ्ट की कहानी है बेसिकली एक बैकग्राउंड जायंट की। एंड में जाकर माइक्रोसॉफ्ट अभी लगातार विनर प्रोडक्ट्स ढूंढने के चक्कर में नहीं है क्योंकि वो एक लूजर्स गेम होता है। कंज्यूमर्स का सेंटिमेंट लगातार बदलते रहता है और ये इम्पॉसिबल है कि आप हमेशा सबसे ज्यादा पसंदीदार कंपनी रहो और आपके प्रोडक्ट्स भी हमेशा सबसे ज्यादा पसंदीदार रहें। लेकिन जो चीज सस्टेनेबल है वो ये है कि हमेशा मार्केट के नए विनर्स के साथ जुड़े रहना और कमाए हुए पैसों का एक छोटा हिस्सा खुद के लिए रखना। ये स्ट्रैटेजी कभी भी बहुत ज्यादा फेमस या फिर बहुत ज्यादा बड़ी नहीं बन सकती है क्योंकि जो आपका मेन प्रोडक्ट है, भले ही वो चैट GPT हो या फिर लिनक्स, वो हमेशा उस चीज को छोटा दिखाएगा जो कि आप कर रहे हो। लेकिन साथ ही साथ आपकी हालत याहू या फिर AOL जैसी नहीं होगी। अगर चैट GPT का दौर खत्म हो जाता है तो भी टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कई 100 विनर्स हैं जिन पर आप बेट ले सकते हो। स्टॉक मार्केट में एक फेमस कहावत है, टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग इन द मार्केट। इसका मतलब आप मार्केट में कितने समय के लिए डटे रहते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये चीज कि आप बस परफेक्ट टाइमिंग ढूंढ रहे हो जैसे आपको बहुत प्रॉफिट मिल जाए। ज्यादातर कंपनीज वो परफेक्ट टाइम ढूंढने की कोशिश कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मेटा ट्राई कर रही है कि मेटावर्स के जरिए उन्हें एक जैकपॉट लग जाए। एप्पल बिजी लगी पड़ी है AR, VR और EV मार्केट्स में काम करने में और इधर ही गूगल को लगता है कि वो लोग कई हजार AI ऑप्शंस के बीच में भी सर्वाइव कर लेंगे। और इधर ही दूसरी तरफ ऐसे लग रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रही है जो कि बिल्कुल भी फैशनेबल या फिर इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक राकेश झुनझुनवाला या फिर वॉरेन बफेट जैसा इन्वेस्टर्स भी इसके साथ कम्पीट नहीं कर सकता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज के जमाने में माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे पावरफुल टेक कंपनी है। मेटा और एप्पल से आने वाले फ्लैशी प्रोडक्ट्स मीडिया में दिखाने के लिए तो सही है, लेकिन जब एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ की बात आती है तो फिर माइक्रोसॉफ्ट ही विनर है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये जो दुनिया में 4-5 सबसे बड़ी टेक कंपनीज हैं उसमें से आपकी कौन सी फेवरेट है। और हाँ, इस वीडियो में रखते हैं 150 लाइक्स का टारगेट, तो जल्द से जल्द वो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दो। बट तब तक के लिए मैं हूँ हर्ष और मिलते हैं अगले वीडियो में।